सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई सीरीज़ में। इसके अंतर्गत ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कर रहे हैं। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत लाभदायक होने वाली है। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड हम कंपाइल करके उसको अलग से आपके समक्ष MCQ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट का सेट 1। इसके अंतर्गत हम 40 क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। और आने वाले टाइम्स में आपको इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग इन सब की वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे CTET हो, चाहे MP-TET, ठीक है, STET, UP-TET, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये सफिशेंट है और बहुत ही रिलेवेंट डाटा होने वाला है ये। और चाहे DSSB हो, KVS, NVS, इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स जो भी हो, ठीक है, इन सभी के लिए ये हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम सीधा टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हु वाज द सपोर्टर ऑफ हेरिडेटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट? अर्थात मानव विकास पर वंशानुगत प्रभावों का समर्थक कौन करता था? ठीक है, किसने वंशानुगत प्रभावों का समर्थन किया है मानव विकास पर? ऑप्शन हैं आपके गाल्टन, वॉटसन, पियर्सन, डार्विन। क्या है सही उत्तर? ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हैं जो हेरिडिटी है उसको ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, बजाय के एनवायरनमेंट के। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है गाल्टन, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया है वंशानुक्रम को, ठीक है, कि विकास पर हमारे हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बजाय कि वातावरण के, ठीक है। हेरिडिटी को ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अर्थात गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक एक कौन सा कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है? इर्रिलेवेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इमैटेरियल। देखिए 2 ऑप्शन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक इमैटेरियल, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक इर्रिलेवेंट, ये भी कुछ नहीं होता है। आपके पास बचे 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो क्या होगा उत्तर आपका? ठीक है, माता की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है, बच्चे के विकास में कौन सा रोल प्ले करेगी? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल? जी हाँ, ये होगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, अर्थात बाह्य कारक, ठीक है। आंतरिक नहीं होगा, बाह्य कारक होगा ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एट्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। अर्थात विभिन्न पहलुओं जैसे कि भाषा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं आदि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट अर्थात प्राकृतिक वातावरण। दूसरा ऑप्शन है आपका बायोफिजिकल एनवायरनमेंट अर्थात जैव भौतिक वातावरण। तीसरा है सोशल एनवायरनमेंट अर्थात सामाजिक वातावरण। चौथा है आपका लाइफ असिस्टिंग एनवायरनमेंट अर्थात जीवन सहायक वातावरण। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका जैव भौतिक वातावरण, जो कि है आपका सेकंड ऑप्शन बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर है? ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में आएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन ए पर्टिकुलर बिहेवियर इज इंडिकेटेड व्हेन। अर्थात वंशानुगतता का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है कब? कब दिखेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है आपका
देयर इज़ लिटल सिमिलरिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर बोथ इन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ फ्रेटर्नल एंड आइडेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस बिहेवियर इक्वली। तीसरा कह रहा है फ्रेटर्नल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरिटी देन आइडेंटिकल ट्विंस। और चौथा कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है आपका फोर्थ, आइडेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरिटी देन फ्रेटर्नल ट्विंस, अर्थात हम शक्ल जुड़वा भ्रातृक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। हु सेड दैट एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। अर्थात अगर मैं बात करूं, किसके अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शंस हैं गिलबर्ट, डगलस, हॉलैंड, पियाजे। किसने कहा है ये, किसने परिभाषा दी है ये वातावरण से संबंधित? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका गिलबर्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन इन द मदर्स वॉर्म। अर्थात जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भ धारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। किन पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? ऑप्शंस हैं आपके एनवायरनमेंट, ठीक है, दूसरा है न्यूट्रिशनल, तीसरा है हेरिडिटरी और चौथा है सोसाइटल। किन पहलुओं को करते हैं? एनवायरमेंटल अर्थात वातावरण से संबंधित, न्यूट्रिशनल अर्थात पोषक तत्वों से संबंधित, हेरिडिटरी अर्थात आनुवंशिक से संबंधित, सोसाइटल अर्थात सामाजिक। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स की बात हो रही है भाई, सीधा आंसर है इसका हेरिडेटरी, है ना, अर्थात आनुवंशिक। जो भी एक बच्चे को अपने माता पिता से गुण अवगुण जो भी मिलते हैं वो सब किस में आएंगे? आनुवंशिकता में आएंगे, हेरिडेटरी में आएंगे। क्लियर है चीज़? चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? बाह्य कारक पूछा है। पहला कह रहा है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, दूसरा फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, यानी कि शारीरिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण बोल सकते हैं आप। तीसरा कह रहा है हेरिडेटरी फैक्टर्स अर्थात आनुवंशिक कारक। चौथा कह रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स अर्थात जैविक कारक। कौन सा है एक्सटर्नल फैक्टर? जी हाँ, चलिए अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस की, ये इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक कारक है। ठीक है, और मैं बात करूँ हेरिडेटरी फैक्टर्स की, ये भी आंतरिक कारक है। बायोलॉजिकल फैक्टर ये भी आंतरिक कारक है। बचा कौन सा? फिजिकल एनवायरनमेंट आपका। ठीक है, ये आपका बाह्य कारक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक वातावरण या भौतिक वातावरण बोल सकते हैं आप। ठीक है, आसपास का वातावरण। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर। अर्थात आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवंशिकता को? पहला ऑप्शन कह रहा है सेकेंडरी, दूसरा डायनामिक, तीसरा प्राइमरी, चौथा स्टैटिस्टिक। अर्थात प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर, कैसा माना जाता है? जी हाँ, देखिए हेरिडिटी आनुवंशिकता की बात हो रही है, इसको माना जाता है स्टैटिक। ठीक है, क्या माना जाता है? स्टैटिक अर्थात स्थिर, है ना। मान लीजिए जो माता पिता हैं, ठीक है, हेरिडिटी के रूप में एक बालक को उसकी आंखों का रंग प्राप्त हुआ है, तो वो इन फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। रेयर केसेस की बात नहीं हो रही, नॉर्मल केसेस की बात हो रही है। ठीक है, और चाहे वो बालों का रंग हो बच्चे का, वो स्टैटिक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ये आंसर हो गया स्थिर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू
विच द सेल्स कैरीज द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। अर्थात निम्नलिखित में से किसको उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कोशिकाएं माता पिता से उनके बच्चों तक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ले जाती हैं। देखिए सिंपल सा उत्तर होने वाला है इसका, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो। ऑप्शन पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, दूसरा है एनाटॉमी, ठीक है, तीसरा है एनवायरनमेंट और चौथा है गायनोलॉजी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हेरिडिटी हो जाएगा, आनुवंशिकता। अभी मैंने पीछे भी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। देखिए जो मानव का व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? अगर सरल शब्दों में मैं इस प्रश्न को कहने का प्रयत्न करूं तो, ठीक है, ऑप्शन हैं आपके ओनली हेरिडिटी केवल अनुवांशिकता का, ओनली एनवायरनमेंट केवल वातावरण का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण और अनुवांशिकता की अंतःक्रिया का, और चौथा कह रहा है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, है ना। तो अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन का तो कोई रोल लग नहीं रहा है इधर, पालन पोषण और शिक्षा, है ना। क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसको इंटू कहा जाता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है, शायद आगे ये क्वेश्चन आए भी। ठीक है, ये याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इनटू है, प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में कौन जो है सिग्निफिकेंट अर्थात महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? ऑप्शंस देखेंगे नीचे, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है पर्सनालिटी में? पहला ऑप्शन है आपका एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण, दूसरा है अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वही हो गया आपका अंतःक्रिया हेरिडिटी और, ठीक है, एनवायरनमेंट का अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, तीसरा है आपका एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा, चौथा है आपका ओनली हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता। क्या सही उत्तर आपका? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी मैं विकास बता के आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के ऐसे आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए माइंड में। जब भी डेवलपमेंट की बात होगी उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होगा, केवल एक का रोल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अर्थात निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ठीक है, किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक, मतलब कि इसमें से एक जो है वो वातावरण का कारक नहीं है, मतलब कि इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक कारक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके कल्चर अर्थात संस्कृति, दूसरा एजुकेशन अर्थात शिक्षा, तीसरा न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, और चौथा है आपका फिजिक अर्थात शारीरिक गठन। क्या है सही उत्तर? क्या होने वाला है सही उत्तर? जी हाँ, वातावरणीय कारक नहीं है, यानी कि आंतरिक कारक है। देखिए कल्चर संस्कृति आपका वातावरणीय कारक है, एजुकेशन आपका वातावरणीय कारक है, न्यूट्रिशन भी आपका वातावरणीय कारक है, बचा क्या आपका? फिजिक। ठीक है, आपका शारीरिक गठन, ठीक है, वो आपका आंतरिक कारक है। क्लियर है, इजी है। आगे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। सीधा बोल रहा है हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर कौन सा है? ठीक है, अर्थात आनुवंशिक से संबंधित फैक्टर कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है आपका कलर ऑफ आइस। ये मैं पीछे बता के आया हूँ, इसमें तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। कलर ऑफ आइस, अगर बच्चे का कलर ब्लू है आइस का, ठीक है, पेरेंट्स का कलर ब्लू है और बच्चे का भी ब्लू है, तो कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है यहाँ? हेरिडिटी फैक्टर वर्क कर रहा है। सिंपल है, सीधा क्वेश्चन है ये।
क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 14th। ठीक है, 14th क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। कह रहा है द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू। देखिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अलग से, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो पता ही है आपको, है ना। कई लोग क्या ले आएंगे यहाँ पे, नेचर का मतलब भाई एनवायरनमेंट, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेचर का मतलब यह एनवायरनमेंट नहीं है, जब डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है, अभी मैं एनवायरनमेंट के फील्ड में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वो जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसके फील्ड में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रकृति के उसमें मत जाइए आप, नेचर को यहाँ देख करके भैया एनवायरनमेंट होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ नेचर का मतलब है आपका हेरिडिटी, ये ध्यान रखिए। जब भी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, नेचर नर्चर डिबेट पूछा जाएगा, तो नेचर का मतलब क्या होगा आपका, हेरिडिटी, अर्थात अनुवांशिकता। ठीक, और नर्चर का मतलब क्या होगा, नर्चर का मतलब होगा आपका क्या होगा, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप अपना आंसर भी यहाँ से लगा सकते हैं इजीली। क्या होगा आंसर, नेचर नर्चर डिबेट। जी हाँ, ये होने वाला है आपका जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। मिल गया, जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी हो गई। ठीक है, और एनवायरनमेंट है, बिहेवियर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, अपब्रिंगिंग कोई रोल ही नहीं है, बायोलॉजी कोई रोल ही नहीं है। क्लियर है, नेचर नर्चर डिबेट याद रहेगा। नेचर मतलब हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। A 6-year-old boy shows exceptional sporting ability. Both of his parents are sport persons, send her for coaching every day, and train him on weekdays. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. ठीक है, अर्थात एक 6 वर्ष की लड़की या लड़का, मान लीजिए आप, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करता है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ठीक है, किन दो चीज़ों की प्रतिक्रिया का परिणाम होगी? अभी मैंने आपको बताया, जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो हम दोनों चीज़ों को लेंगे, हेरिडिटी को भी एनवायरनमेंट को भी। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है ओनली एनवायरनमेंट, गलत। जहाँ ओनली लिखा आ जाएगा ओनली एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट के केस में वहाँ गलती हो जाएगा। ठीक है, और दोनों चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है हमें। ओनली हेरिडिटी ये भी नहीं होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ये रहा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। अनुवांशिकता का कैसे पड़ रहा है भाई, दोनों ही माता पिता दोनों ही प्लेयर हैं। एनवायरनमेंट का कैसे पड़ रहा है भाई, डेली आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसको, और फिर वीक के एंड में आप अच्छे से रिवाइज भी हो रहा है उसका सब, है ना, ट्रेनिंग का। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, सीधा आपसे पूछ लिया नेचर का मतलब क्या है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में क्या है नेचर का मतलब, सीधा बता देना चाहिए आप लोगों को तो ये। जी हाँ, जहाँ भी हेरिडिटी आ गया, ये देखो ये रहा, बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। क्लियर, और नर्चर पूछ लेता तो एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, क्लियर है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम सेम एस। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहीं से पिकअप किया गया है और कंपाइल किया गया इनको। ठीक है, टॉपिक वाइज। चलिए, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होता है। ओके, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए ये एक थ्योरी है, सीधा आपसे पूछा ये किसने दिया थ्योरी। ठीक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी है? ऑप्शंस होने वाले हैं आपके यहाँ, डार्विन, पियाजे, लमार्क, हैरिसन। अगर मैं हिंदी में बात करूं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन, पियाजे, लेमार्क, हैरिसन। जी हाँ, ये दिया है आपके डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके, चलिए आगे चलेंगे। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़, इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, उसका प्राथमिक कारण क्या है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है उसका प्राथमिक कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ओनली हेरिडिटी, केवल आनुवांशिकता, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनबॉर्न अर्थात जन्मजात विशेषताएं। तीसरा कह रहा है द कम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये देखिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का जो मेन कारण है वो ये है, ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही आपका सही उत्तर है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए अगला देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, कौन से ग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। किस ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, इसका जो आंसर होने वाला है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होने वाला है, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है मास्टर ग्लैंड, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे कह रहा है द सिचुएशन यूजुअली कॉज्ड बाय अ फेलर ऑफ मदर्स 21st क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट इज नोन एज, अर्थात वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन अप्स सिंड्रोम, दूसरा विल्सन सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम, चौथा है डाउन सिंड्रोम। क्या है सही उत्तर, जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम पेयर याद रखना है आप, और डाउन सिंड्रोम याद रखना है। अगर डाउन सिंड्रोम पूछ ले 21st क्रोमोसोम पेयर, और 21st क्रोमोसोम पेयर पूछ ले तो डाउन सिंड्रोम। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। विच इज़ द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात क्या जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुण की बात कर रहा है ये, इनेट पर्सनैलिटी, ठीक है, सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं बोल रहा है ये, देखिए शब्दों का ही फेर होता है हमारे एग्जाम में। इनेट पर्सनैलिटी यानी कि जो ऑलरेडी है, सबसे पहले से ही है वो, ठीक। ऑप्शन है आपका हेरिडिटी अर्थात आनुवांशिकता, एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ वातावरणीय विशेषताएं, सिमिलैरिटी समानता, कंटिन्यूअलिटी, ठीक है, निरंतरता। तो क्या है सही उत्तर, बिल्कुल इनेट पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो हेरिडिटी होगी भाई। आनुवांशिकता वो पहले से उसके अंतर्गत होती है, ठीक है, क्वालिटीज़ होती हैं वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास का सही क्रम क्या है, ठीक है, दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन कह रहा है जाइगोट स्पर्म ओव्यूम ब्लास्टोसाइस्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है ब्लास्टोसाइस्ट स्पर्म जाइगोट ओव्यूम, तीसरा ऑप्शन है ओव्यूम स्पर्म जाइगोट ब्लास्टोकाइस्ट, चौथा ऑप्शन है ब्लास्टोसाइस्ट ओव्यूम स्पर्म जाइगोट। क्या है सही उत्तर, चलिए सबसे पहले देखिए डेवलपमेंटल सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ओव्यूम, देन स्पर्म, देन जाइगोट, देन ब्लास्टोसाइस्ट, ठीक है, यह आपका सही सीक्वेंस होने वाला है। क्लियर, सेकंड याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द बुक हेरेडिटरी जीनियस इज रिटन बाय वूम, सीधा आपसे पूछ लिया है, ये बुक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस, ठीक है, इसको किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके पास स्किनर, गाल्टन, टर्मन, हावर्ड गार्डनर। क्या है सही उत्तर, जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है गाल्टन,
क्या है? गाल्टन। गाल्टन ने लिखा है हेरिडिटरी जीनियस। आपको पता है ये हेरिडिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टार्टिंग में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था इनसे रिलेटेड, ठीक है। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो बैक करके जाइए और वहाँ देखिए, ठीक है। तो उसी से ट्रिक लगा के आपको याद कर लेना है। हेरिडिटरी जीनियस बुक भी इन्हीं की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। नॉर्मल मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम वेयर नॉर्मल फीमेल हैव, ठीक है। नॉर्मल मेल्स का पता है आपको भाई एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल का कौन सा क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा आपका। वाई एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, वाई जेड क्रोमोसोम्स, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, क्या है आंसर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। नॉर्मल फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और नॉर्मल मेल्स की बात होगी तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक। एक्स वाई, ठीक है, और एक्स एक्स याद रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, जस्ट वन सेकेंड, इसको फिट कर लिया जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो आपका देखिए ब्रेन का पार्ट्स में बटे होते हैं, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सीएनएस होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं चीज़ें, ठीक है। ऑप्शन से आपका पहला ऑप्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा ऑप्शन ओनली स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा ओनली ब्रेन, चौथा कह रहा है ऑल ऑर्गन्स। भाई ऑल ऑर्गन्स कैसे आ जाएंगे, है ना। हिंदी में अगर बोलूँ तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग होंगे? मस्तिष्क तथा मेरुदंड, मेरुदंड, मस्तिष्क या सभी अंग, क्या होगा जी? चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अर्थात मस्तिष्क तथा मेरुदंड। क्लियर है? ओके है, सीएनएस पार्ट है इसका। चलिए आगे चलेंगे। हु सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? देखिए पीछे भी बता के आ रहा हूँ मैं, जस्ट अभी पीछे बता के आ रहा हूँ मैं अभी। किसने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो चाइल्ड का वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का? अभी नाम लिया था मैंने, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। ऑप्शन है यहाँ, दिमाग लगाइए। थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, पियाजे। किसने कहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है? ये चीज़, इसे फॉर्मूला मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ये चीज़ किसने दी है, किसने कहा है? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका वुडवर्थ। क्या है? वुडवर्थ, याद रखिएगा, वुडवर्थ इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ही बोला है ये जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। क्लियर? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, इसको हटा देते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड? मतलब डक्टलेस ग्लैंड जो है नहीं है, ठीक। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? देखिए दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, एक तो डक्ट एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। उसी में ही आपके आते हैं डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है डक्टलेस ग्लैंड कौन सा नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो थायराइड, सैलिवरी, पिट्यूटरी, एड्रिनल, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए पिट्यूटरी आपका डक्टलेस है, ठीक है, कोई डक्ट नहीं आता। एड्रिनल भी है डक्टलेस, थायराइड भी है, ठीक है। लेकिन जो सलाइवरी है ना वो डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ग्लैंड है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज, जो नॉर्मल जाइगोट होता है उसमें क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या है सही उत्तर? 26, 24, 25, 23, कितने पेयर होंगे? जी हाँ, ये होंगे आपके 23 पेयर। अगर जोड़े पूछ ले 23, नंबर पूछ ले सीधा, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर पूछा ना, पेयर पूछ लिया तो 23, और सीधा एक एक नंबर पूछ लिया तो 46। 23 इंटू 2 करोगे, पेयर है ना, तो 46 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे।
चलिए, एक हार्मोन का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए इधर, क्लोसाइटोकिनिन। ठीक है, क्या नाम है पढ़ लीजिए अपने आप, देख लीजिए। इज़ अ हार्मोन विच व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी देन, जब इसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तब क्या होगा। ठीक है, डिक्रीज एपिटाइट, भूख आपकी कम हो जाएगी। इंक्रीज एपिटाइट एंड थर्स्ट, आपको भूख और प्यास ज़्यादा लगेगी। इंक्रीज एपिटाइट, केवल भूख ज़्यादा लगेगी। डिक्रीज एपिटाइट एंड थर्स्ट, आपकी भूख और प्यास दोनों कम हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं आपकी, जो हार्मोन है ये CHOLECYSTOLININ। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। चलिए, अगर इसको इंजेक्ट किया जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है, तो आपकी जो भूख है ना वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी बिल्कुल। क्लियर है, केवल भूख कम होगी, और ये ऑप्शन है पहले में, डिक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख कम हो जाएगी बिल्कुल। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे, सेट कर लेते हैं इसको, जस्ट 1 सेकेंड। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है, सीधा आपसे यह प्रश्न किया गया है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। हिंदी में अगर बात करूं, सुजन शास्त्र के पिता, सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस, वुडवर्थ, क्रोएनक्रो, गाल्टन, रॉस, किसे कहा जाता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका गाल्टन। ठीक है, हेरेडिटी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी, डेवलपमेंट में हेरेडिटी को ज़्यादा रोल देते हैं यही गाल्टन, और फादर ऑफ सुजनन शास्त्र के ये भी यही हैं। ठीक है, फादर ऑफ यूजेनिक्स यही हैं गाल्टन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलेंगे। यूनिट ऑफ हेरेडिटी इज, हेरेडिटी की यूनिट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ऑप्शंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। आनुवांशिकता की इकाई पूछिए आपसे यहाँ, ऑप्शन से आपके जाइगोट, जीन, क्रोमोसोम, फर्टिलाइज्ड एग, क्या है सही उत्तर। हेरेडिटी की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। जी हाँ, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, इसका उत्तर है जीन। ठीक है, यूनिट ऑफ हेरेडिटी अगर आ जाए तो आपका जीन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, इन अ पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरेडिटी प्लेज, अर्थात व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है आपका अनप्रिडिक्टेबल रोल है। ठीक है, कि भाई अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक, एक ग्रेट रोल है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फैसिनेटेटिंग रोल है। ठीक, या नॉमिनल रोल है, नॉमिनल यानी नाममात्र। तो किस प्रकार का रोल है, क्या है सही उत्तर। जी हाँ, इसका जो उत्तर है वो आपका होने वाला है नाम मात्र है, नॉमिनल रोल। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का कौन सा लॉ नहीं है, नियम नहीं है। देखिए, जो अनुवांशिकता है आपकी, हेरिडिटी है, उसके कुछ नियम हैं। ठीक है ना, उसमें कौन सा लॉ नहीं है, ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ऑप्शन से आपके मोटिवेशन, सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन, क्या है सही उत्तर। ओके, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का जो हेरिडिटी लॉ है वो नहीं है। ठीक है, सिमिलैरिटी का लॉ है, वेरिएशन का लॉ है, हेरिडिटी का, रिग्रेशन का भी है। क्लियर है, चलिए अगला देखेंगे, लास्ट नहीं, मतलब इस पेज का लास्ट, अभी तो करीब 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। देखिए, सीधा वही क्वेश्चन बार बार आपका घूम के देखने को मिल रहा है ना। कह रहा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। किस किस का परिणाम है भाई,
सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, दूसरा कह रहा है पेरेंट एंड टीचर्स, तीसरा कह रहा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, चौथा कह रहा है फ्रेंड एंड पेरेंट्स। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके हेरिडिटी एनवायरनमेंट से। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देख लीजिए, चलिए देखते हैं इसको। अगला कह रहा है ए चाइल्ड हु इज़ हाई और लो इन कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन सो एट लेटर एजेस, दिस स्टेटमेंट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। अगर मैं हिंदी में बात करूं, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी वैसा ही रहेगा, यह बयान किसके महत्व पर अधिक जोर देता है? क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन सुनिए। एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण के, हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता के, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इसको BOTH कर लीजिएगा, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के, चौथा कह रहा है एक्सपीरियंसेस, अनुभव के। क्या है सही उत्तर? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पर बोथ मत लगा दीजिएगा आप, कुछ लोग बोथ लगा देंगे। यहाँ पर उत्तर होगा आपका हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता। ठीक है, यही कह रहा था ना, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है पहले ही, और बाद की उम्र में भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये किसके रोल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है? हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के। ठीक है, वो चेंजेबल नहीं है ना, इसलिए। चलिए आगे देखेंगे। हु सेड दैट एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। देखिए डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कह रहा है एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, अर्थात वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? ऑप्शंस हैं आपके एनास्टेसी, पियाजे, वुडवर्थ, रॉस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका रॉस। क्या होने वाला है? रॉस। ठीक है, रॉस ने कहा है कि भाई एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे चलेंगे। द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, अर्थात अगर मैं हिंदी में बात करूं, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का एक व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। किसके अनुसार होगा? देखिए ये चीज़ मैं ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हुआ हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। पहला कह रहा है हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंटल अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, दूसरा कह रहा है हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, तीसरा कह रहा है हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, चौथा कह रहा है हेरिडिटी डिवाइड एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल। अभी मैं अच्छे से बता के आ रहा हूँ, अगर वुडवर्थ को अच्छे से आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो काम बन जाएगा। अभी मैं बता के भी आ रहा हूँ। वुडवर्थ ने क्या बोला है? H/E, इसका मतलब क्या है? हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट क्या है? इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक है, विकास क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है? परिणाम है। ठीक है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल। क्लियर? याद रखिएगा। और ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए, ये आपके 3 क्वेश्चन रह गए हैं आज के, इसको भी देख लेते हैं। इस क्लास के बाद आपको अलग टॉपिक शायद हो सकेगा तो इंटेलिजेंस पे जो है MCQ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है अभी धीरे धीरे। सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि कंपाइल करने में देखिए थोड़ा समय तो लगेगा, है ना, लेकिन ये बात है कि आपको ये सीरीज़ उपलब्ध हो जाएगी, और यहाँ से अगर आपने चीज़ें कर ली तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट्स डिपेंड ऑन। ठीक है, एक जो है विद्यार्थी का विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन का देखिए फ्रेम देखिए कैसे चेंज हो रहा है ना, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर वही रहेगा। कह रहा है ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नन ऑफ दिस। केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, यहाँ उत्तर होगा वही आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों।
ठीक है, आनुवांशिकता भी रोल प्ले करती है और वातावरण भी, किसमें, बालक के विकास में। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरेडिटरी जीनियस। देखिए दोबारा आ गया क्वेश्चन, देखिए लंबे फॉर्म में, पहले तो पूछ लिया था, डायरेक्टली पूछ लिया था है ना, हेरेडिटरी जीनियस बुक किसने लिखी है। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखिए, ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, किस किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आइडिया लगेगा आपको, है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। तो आंसर क्या होगा, हार्वर्ड गार्डनर, गाल्टन, गिलबर्ट, स्किनर, क्या होगा, जी हाँ गाल्टन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेरेडिटी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया गाल्टन ने, और इन्होंने ही बुक लिखी है हेरेडिटरी जीनियस, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं हार्वर्ड गार्डनर की बात करूँ तो ये कौन है, इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ठीक है, जब हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में तो 8 बुद्धियाँ दी थी, 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए थे, फिर उसमें एक और जोड़ा, 9 हो गई, फिर एक और जोड़ा, मतलब कार्य इस पर चल रहा है। ठीक है, अभी भी कार्य चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम आखिरी क्वेश्चन होने वाला है शायद ये हमारा। ठीक है, हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द, जो आपकी आनुवंशिकता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, पहला कह रहा है सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के सामाजिक विकास में, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के सांस्कृतिक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के संवेगात्मक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के शारीरिक विकास में। किसका रोल पूछा है, हेरिडिटी का, याद रखना। ठीक है, आनुवंशिकता का पूछा है। अब एक बात बताइए, जब आनुवंशिकता की बात हो रही है तो सामाजिक विकास तो हट गया। ठीक है, उसका तो कोई रोल प्ले नहीं है आनुवंशिकता में। ठीक, कल्चरल भी हट गया, सामाजिक और कल्चर दोनों एक साथ ही हैं। ठीक, अब इमोशनल और फिजिकल बचा। फिजिकल में हमने फिजिक करके आया था अभी पीछे, शारीरिक गठन, किस में था वो, जी हाँ बिल्कुल हेरिडिटी में था। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सही उत्तर होगा। और बाकी इसकी बात करूँ तो ये तो आपका एनवायरमेंटल में आ जाएगा ये भी। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है, आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये वाला, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हेरिडिटी। क्लियर है, चलिए ये थी आपकी 40 प्रश्नों की सीरीज़। इसके बाद अगला टॉपिक इंटेलिजेंस होगा शायद, बाकी देख लेंगे जो भी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही कोई ना कोई टॉपिक चलेगा। ठीक, चलिए आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।